राजस्थान के खूबसूरत शहरों में से एक है जोधपुर, जो सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से दुनिया में फेमस है। दूर दूर से सैलानी इस शहर को देखने आते हैं, लेकिन इसी खूबसूरत शहर का एक बदसूरत चेहरा एक गड्ढे की शक्ल में सामने आया। जोधपुर का एक मोहल्ला गंगाड़, इसी मोहल्ले में एक घर है। इस घर के मालिक का नाम है गुलामुद्दीन। 23 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने अचानक जेसीबी मशीन बुलवाकर ठीक अपने घर के बाहर यहाँ पर एक गड्ढा खुदवाया। इधर गड्ढा खुदता है, उधर गड्ढा खुदने के ठीक 3 दिन बाद इसी जोधपुर शहर के 50 साल की एक महिला अनीता चौधरी अचानक गायब हो जाती है। वो जोधपुर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 26 अक्टूबर को ब्यूटी पार्लर आती है और उसके बाद गायब हो जाती है। गड्ढा खुदे हुए अब लगभग 8 दिन हो चुके थे। इन 8 दिनों में गड्ढे को भर भी दिया गया था। इधर अनीता चौधरी को गायब हुए 5 दिन हो चुके थे। अब भी अनीता का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। गड्ढा खुदने और भरने के ठीक 8 दिन बाद 31 अक्टूबर की रात जोधपुर पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन के घर के बाहर पहुंचती है। इस बार पुलिस वाले भी अपने साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंचते हैं। 8 दिन पहले खुदा गड्ढा फिर से पट चुका था। अब पुलिस वाले अपनी निगरानी में फिर से खोदना शुरू करते हैं। एक बार फिर से 10 फीट गहरे गड्ढे की गहराई नापी जाती है और फिर ठीक 10 फीट नीचे से अनीता बाहर निकलती है। जाहिर है, मुर्दा हाल के वक्त में देश में कत्ल और कत्ल के बाद लाशों को छुपाने और ठिकाने लगाने का जो ट्रेंड सामने आ रहा है, उससे जोधपुर की एक कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कातिल कत्ल करने से पहले ही लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर लेता है। कत्ल करने से 3 दिन पहले ही गड्ढे की शक्ल में एक कब्र खोदी जाती है और जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तब कातिल कत्ल करता है और फिर 3 दिन पहले खोदे गए गड्ढे में लाश को दफना देता है। आइए अब शुरू से आपको हम पूरी कहानी सुनाते हैं कि आखिर एक 50 वर्ष की महिला का कत्ल क्यों किया गया, जो ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है और आखिर कत्ल करने से 3 दिन पहले गड्ढा क्यों तैयार किया जाता है। पूरी कहानी आपको हम सुनाते हैं। जोधपुर में मौजूद अग्रवाल टावर के अंदर सनशाइन ब्यूटी पार्लर है। ये ब्यूटी पार्लर अनीता चौधरी चलाया करती थी। 50 साल की अनीता शादीशुदा थी और उनका एक बेटा था। 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोजाना की तरह घर से ब्यूटी पार्लर पहुंचती है और फिर कुछ देर बाद ही वहां से निकल जाती है। काफ़ी देर तक जब अनीता ब्यूटी पार्लर पर वापस लौट कर नहीं आती तो उनकी एक महिला स्टाफ उन्हें फ़ोन करती है। फ़ोन बंद था। बाद में वो अनीता के पति को फ़ोन करती है। उसके पति को जैसे ही ये बात पता चलती है वो उसे हर तरफ ढूंढना शुरू कर देता है। उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। उसकी तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती, पर वो कहीं नहीं मिलती। आखिरकार 27 अक्टूबर को उसके पति पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस तलाश में जुट जाती है। 4 दिन बीत जाते हैं, उसका कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच अनीता के पति के पास उसकी सहेली सुमन का फोन आता है। सुमन अपनी सहेली अनीता के पति मनमोहन से कहती है कि उसे शक है कि उसको तैयब अंसारी नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने किडनैप कर लिया। सुमन मनमोहन से यह भी कहती है कि अनीता के पास कुछ ऐसा जरूर था जो तैयब अंसारी की इमेज को नुकसान पहुंचा सकता था। तैयब पाली का रहने वाला है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से भी उसकी अच्छी खासी दखल है। सुमन के साथ इस बातचीत को अनीता के पति मनमोहन ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर इसे पुलिस को दे दिया। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने तैयब अंसारी से भी संपर्क किया, लेकिन संपर्क करने का कोई फायदा नहीं था। अनीता का तो कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल जारी रहती है। इस तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा जरूर मिलता है जो अनीता के ब्यूटी पार्लर के बाहर की सड़क किनारे लगा था। इस कैमरे में अनीता दिखाई देती है। 26 अक्टूबर की दोपहर को पीला सूट पहने अनीता एक ऑटो में बैठती नजर आती है। तस्वीर देखकर साफ लगता है कि वो बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से ऑटो में बैठ रही है। अब इसी सीसीटीवी के सहारे पुलिस उस ऑटो वाले की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार ऑटो वाला मिल जाता है। उससे पूछताछ होती है। वो बताता है कि उसने 26 अक्टूबर की दोपहर अनीता को गंगाड़ा में ड्रॉप किया था। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि गंगाड़ा में आखिर अनीता की जान पहचान का कौन रहता है। अनीता के पति और रिश्तेदारों से पूछताछ हुई तो एक नई कहानी सामने आई। जिस जगह अनीता का ब्यूटी पार्लर है ठीक उसके सामने एक ड्राई क्लीन की दुकान है, स्टार ड्राई क्लीनर, और इसका मालिक गुलामुद्दीन गंगाड़ा में रहा करता है। क्योंकि अनीता और गुलामुद्दीन की दुकानें आमने सामने थी, लिहाजा वर्षों से दोनों एक दूसरे को जानते थे। जानकारी मिलते ही अब जोधपुर पुलिस
सीधे गांगाड़ा में गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है। जब जोधपुर पुलिस गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो पिछले 2 दिन से घर पर नहीं है। अब पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन की भी लोकेशन ढूंढने लगती है। इसी दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में गुलामुद्दीन भी नजर आता है। 29 अक्टूबर को गुलामुद्दीन एक्टिवा स्कूटी पर बैठकर जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता दिखाई देता है। गुलामुद्दीन का यूं अचानक गायब हो जाना पुलिस को शक में डाल देता है। इसी के बाद अब पुलिस गुलामुद्दीन की बीवी अबीदा से पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद आखिरकार अब अबीदा सच बोलना शुरू करती है और उसका पहला सच ये था कि 8 दिन पहले उसके घर के ठीक बाहर 10 फीट गहरा गड्ढा जो खोदा गया था, सिर्फ अनीता का मर्डर करने के लिए वो गड्ढा खोदा गया था। पुलिस वाले फिर से उस गड्ढे को खोदते हैं। 21 अक्टूबर की रात वो अबीदा ही थी जिसने अपने पति को मजबूर किया था जेसीबी मशीन मंगवाने के लिए। अपने घर के बाहर 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया था। अब फिर से अबीदा के कहने पर पुलिस वाले फिर से जेसीबी मशीन मंगवाते हैं और दोबारा उस गड्ढे को फिर से खुदवाते हैं। अबीदा के ही कहने पर उस गड्ढे से अनीता बाहर निकलती है। अनीता की लाश 6 टुकड़ों में थी, थैलियों में पैक थी। जब पुलिस वालों ने अलग अलग वो थैलियाँ उठा करके रखी, पुलिस वालों का दिमाग हिल गया, क्योंकि अलग अलग टुकड़े, किसी थैली में पैर थे तो किसी थैली में धड़ था, किसी थैली में हाथ थे तो किसी थैली में सर था। अलग अलग टुकड़े अलग अलग थैलियों में। अबीदा अब अनीता का सच उगल चुकी थी। 6 टुकड़ों में बटी अनीता की लाश पुलिस के कब्जे में थी। कपड़ों से अनीता के पति ने लाश की शिनाख्त भी कर ली थी, लेकिन अबीदा का शौहर गुलामुद्दीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। लिहाजा पुलिस ने अबीदा से ही पूरी साजिश की कहानी सुनने का फैसला किया। इसके बाद उसने जो कहानी सुनाई वो बहुत दर्दनाक थी। 26 अक्टूबर की दोपहर ऑटो में बैठकर अनीता गांगाड़ा में गुलामुद्दीन के घर गई थी। दरअसल गुलामुद्दीन ने उसे अपने घर बुलाया था। घर पहुंचने के बाद गुलामुद्दीन और अबीदा ने अनीता को शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी। जब वो बेहोश हो गई तो गुलामुद्दीन ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने लाशों के 6 टुकड़े किए। फिर सारे टुकड़ों को उसने बड़े बड़े पॉलीथीन के बैग में पैक कर दिए। इसके बाद दोनों ने रात होने का इंतजार किया। अब सवाल यह था कि आखिर अनीता का कत्ल हुआ क्यों, जबकि तफ्तीश के मुताबिक अनीता और गुलामुद्दीन करीब 20 साल से एक दूसरे को जानते और पहचानते थे। आमने सामने दुकान होने की वजह से इनकी रोजाना मुलाकात भी होती थी, पर दोनों का काम अलग था। अनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी जबकि गुलामुद्दीन ड्राई क्लीन की दुकान चलाता था। यानी आपस में दोनों का पेशेवर कंपटीशन भी नहीं था। तो फिर कत्ल की वजह क्या थी? पुलिस की माने तो अनीता का कत्ल लालच की वजह से। दरअसल अनीता को सोने के गहने पहनने का शौक था। वो ब्यूटी पार्लर भी आती थी तो अक्सर बहुत सारे गहने पहन कर आती थी। इधर गुलामुद्दीन को जुए की लत लग चुकी थी और इसके चक्कर में उसके सिर्फ 12 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। कर्ज उतारने का जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अचानक उसे यह ख्याल आया कि अगर अनीता के सोने के जेवर को लूट लिया जाए तो उससे लाखों रुपए मिल जाएंगे। बस इसी के बाद गुलामुद्दीन ने अपनी पत्नी अबीदा को भी इस साजिश में शामिल किया। लेकिन पुलिस की थ्योरी में यहाँ पर झोल है। 26 अक्टूबर की दोपहर अनीता जब इस ऑटो में बैठ रही थी तब पीली सूट में नजर आ रही अनीता के जिस्म पर सोने के गहने कम थे। यदि अनीता के कत्ल की वजह उसके जेवर को लूटना था तो बिना जेवर वाली अनीता का कत्ल गुलामुद्दीन क्यों करेगा? वैसे भी गुलामुद्दीन अभी तक जोधपुर पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अब तक अनीता के कत्ल और कत्ल की वजह की जो कहानी सामने रखी जा रही है वो कहानी अबीदा सुना रही है और बहुत मुमकिन है कि कत्ल की असली वजह से खुद अबीदा भी अनजान हो। क्या पता गुलामुद्दीन ने अबीदा को भी आधा सच बताया हो और कत्ल की असली वजह कुछ और ही हो। जाहिर है पूरी कहानी तभी सामने आएगी जब गुलामुद्दीन पुलिस के सामने होगा। फिलहाल गुलामुद्दीन की तलाश में राजस्थान और राजस्थान के बाहर कई टीमें एक साथ दबिश डाल रही हैं। उसके पकड़े जाने के बाद ही मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।